अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम एल्गोरिदम्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब एल्गोरिदम के एनालिसिस के अंदर हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। एक तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी और दूसरा एल्गोरिदम की करेक्टनेस। अब एल्गोरिदम की करेक्टनेस हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा कोई एल्गोरिदम सिर्फ तभी करेक्ट कंसिडर किया जाएगा अगर उसको वो दी जाने वाली जो इनपुट होगी उस इनपुट के जितने भी इंस्टांसेस होंगे उन सबको वो प्रोसेस करे, और प्रोसेस भी एक फाइनाइट टाइम के अंदर करें, ना कि इनफाइनाइट टाइम ले किसी भी एक इंस्टेंस को प्रोसेस करने के लिए। और सारे इंस्टेंसेस को प्रोसेस करने के बाद वो एक करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करे, तो तब एल्गोरिदम को करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अब अगर कोई एल्गोरिदम जो है ना उसके अंदर एरर्स आ भी रहे हैं, यानी वो करेक्ट आउटपुट नहीं भी जनरेट कर रहा, तो उसके एरर रेट को कंट्रोल करके हम उसको स्टिल यूजफुल बना सकते हैं। तो एल्गोरिदम की करेक्टनेस के अंदर हमने सिर्फ ये देखना होगा कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट से हमारे पास जो भी आउटपुट आ रही है, एक तो ये कि वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर प्रोसेस हो रही है, और दूसरा ये कि वो करेक्ट भी होनी चाहिए, जो डिजायर्ड आउटपुट है वही जनरेट होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ हम एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगी उसकी एफिशिएंसी। अब एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है ना इसके अंदर हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसी हो रही है। अब उसके अंदर दो रिसोर्सेज हम यूजुअली देखते हैं, एक तो टाइम और दूसरा स्पेस, कि इन दोनों की जो है ना वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। एल्गोरिदम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी ना ले और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना वो भी यूज़ ना करे। दोनों का जो है ना वो ऑप्टिमल होना चाहिए, जो है ना वो यूज़ होना चाहिए। अब इवन दो जो एल्गोरिदम है कोई भी, वो टाइम और स्पेस जो है, ये दोनों एक दूसरे के जो है ना वो इन्वर्सली होते हैं। अगर हमारा कोई एल्गोरिदम जो है ना वो टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो स्पेस कम लेगा, और अगर वो टाइम कम ले रहा है तो इट मीन्स कि वो स्पेस ज्यादा लेगा। तो हमने ये इंश्योर करना है कि कोई एल्गोरिदम हम ऐसा एल्गोरिदम ना बना दे जिसमें हम सिर्फ टाइम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पेस की तरफ ध्यान ही नहीं कर रहे, और स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाए। और अगर हम सिर्फ स्पेस को ध्यान में रखें और टाइम की तरफ ध्यान ही ना रखें और टाइम की यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो हमने दोनों को जो है ना इस तरह बैलेंस करना है कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर टाइम और स्पेस दोनों की यूटिलाइजेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम को अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, वो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। और ये हम जो है ना असिम्प्टोटिक नोटेशंस की जो है ना एक वीडियो के अंदर हम जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी को कवर करेंगे। एक वीडियो हम आइटरेटिव एल्गोरिदम्स के लिए बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लूप्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे हम जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। एक वीडियो हम रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के लिए बनाएंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। और टाइम कम्प्लेक्सिटी की डिफरेंट टाइप, जिसमें वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस जो है हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ साथ हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, एक आइटरेटिव एल्गोरिदम्स के लिए और दूसरी जो है वो हमारी रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के लिए होगी। और इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी एल्गोरिदम जो है उसके अंदर अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं इनपुट साइज इंक्रीज होने के साथ साथ, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और डिफरेंट वेरिएशंस इनकी हम देखेंगे कि एक एल्गोरिदम को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितनी भी स्पेस रिक्वायर्ड होती है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसके अंदर भी डिफरेंट असिम्प्टोटिक नोटेशंस होंगी, जिनके अंदर बिग ओ या फिर थीटा नोटेशन या ओमेगा नोटेशन आ जाएगी। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर भी होंगी, लाइक वर्स्ट केस, बेस्ट केस या फिर एवरेज केस, के ऑन एवरेज हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितनी स्पेस यूज करेगा। अब एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए जो है ना हम कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, और यहाँ पे जो हम एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए जो चीज अज्यूम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रैम मॉडल। अब रैम मॉडल के अंदर हम क्या देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जेनेरिक प्रोसेसर होगा, मल्टी प्रोसेसर्स नहीं होंगे। देन हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो वन आफ्टर अनदर होती है, एक खास सीक्वेंस के अंदर होगी। मसलन अगर हमारे पास चार स्टेटमेंट है तो पहली सब स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड वन, देन थर्ड वाली, देन फोर्थ वाली। तो एक सीक्वेंस के अंदर चीजें जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगी। फिर उसके बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स जो है ना जो सीक्वेंस के अंदर अज्यूम करके हम कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो होंगी एग्जीक्यूट,
वो सारी की सारी जो है ना वो सेम टाइम लेती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। ये नहीं हम कह सकते कि ये जो एक स्टेटमेंट है ये हमारे पास जो है ना वो 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है और जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास वो 2 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है। हम सारी स्टेटमेंट्स के लिए अज्यूम करेंगे कि वो जो है ना वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होती है। देन हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स और अरेज है ना, वेरिएबल्स और अरेज में डाटा को एक्सेस और राइट करने के लिए भी जो है ना हमारे पास सेम टाइम लगता है। अब इससे क्या मुराद है, सपोज कर लें हमारे पास रैम के अंदर कोई एक वेरिएबल क्रिएटेड है इंटीजर का x और इसके ऊपर जो है ना वो 6 स्टोर्ड है। अब अगर मैं कहीं पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x इज इक्वल टू 7, तो इससे क्या होगा, कंपाइलर फौरी तौर पे यहाँ पे x की लोकेशन पे जाएगा, 6 को ओवरराइट करके यहाँ पे 7 को स्टोर कर देगा। अब ये सारा काम जो है ना ये वेरिएबल को की लोकेशन को एक्सेस करके वहां पे डाटा रीड या राइट करने में ये काम होता है सारा। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये, इसमें और जो अरे है उसमें सेम टाइम लगता है। अब अरे के अंदर क्या होता है, अरे में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है और कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस बनते हैं और हमारे पास जो है ना वो ढेर सारे एलिमेंट्स जो है ना वो रैम के अंदर इकट्ठे जो है ना वो एक जगह के ऊपर स्टोर्ड होते हैं। अब इन स्टोर्ड एलिमेंट्स को अगर हमने एक्सेस करना हो, लाइक हम अरे ऑफ 3 के ऊपर जो है ना कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे 4 को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो कंपाइलर पहले जो है ना वो इस स्टेटमेंट को जो है ना वो कंपाइल करेगा और इसकी एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा। एड्रेस ट्रांसलेशन करके इस रैम में इस लोकेशन का जो है ना वो एड्रेस फाइंड करेगा। एड्रेस फाइंड करने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो 4 को स्टोर कर देगा। अब एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है, ये हमने डीएसए के अंदर जो लेक्चर्स हमने अरे की एड्रेस ट्रांसलेशन के थे उनके अंदर डिस्कस किया था इसको। तो इवन दो अरे के अंदर जो है ना वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है कंपेयर टू वेरिएबल के डाटा को एक्सेस या राइट करने के लिए, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि हम जब एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि सेम टाइम लगता है इनको। अब ये जो हम सारी चीजें जो हमने अज्यूम की हैं, हमने ये कि जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी, चाहे वो हमारी वेरिएबल से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी अरे से रिलेटेड है, या फिर और कोई भी जो है ना वो इन इनसे अलावा इंस्ट्रक्शन है लाइक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, सी आउट की, सी इन की, कोई भी स्टेटमेंट जो है ना उन सबको सेम टाइम लगेगा और एक कांस्टेंट टाइम लगेगा और उसको हम डिनोट करेंगे बिग ओ ऑफ 1 से। कोई भी कांस्टेंट टाइम जो हमारी एग्जीक्यूशन में लगेगा, उस कांस्टेंट टाइम को हम जो है ना वो 1 कंसिडर करेंगे और उसको हम जो है ना वो बिग ओ नोटेशन के अंदर यूं डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम्स को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। तो उसकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि उसकी अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।